किसी को ज़लील करना, उस पर पर्सनल अटैक्स करना और ऊंचा ऊंचा बोल के उसको वक्ती तौर पे चुप करा देना, इसको आर्गुमेंट्स जीतना नहीं कहते। मैं एडवोकेट सैयद उमर सलीम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि आर्गुमेंट जीता कैसे जाता है। अगर हमारी किसी के साथ बहस हो जाती है तो हम उसको जीते कैसे हैं, मतलब कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगले को कैसे समझाएं। इस चैनल के ऊपर मैं आपको लॉस के बारे में तो बताता ही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर मैं पर्सनैलिटी बिल्डिंग की टिप्स देता हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको लॉस के बारे में पता लगता रहेगा, दूसरा आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगे जो किसी एवरेज बंदे के अंदर नहीं है। अब आगे टॉपिक की तरफ देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, बल्कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अपने टिकटॉक अकाउंट पर भी बनाई थी और वो भी डाली है। उसमें भी मैंने इन लोगों को यही बात समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्गुमेंट जीतना कहते किसे हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि किसी को ज़लील करना, शर्मिंदा करना, उस पर पर्सनल अटैक्स करना, ऊंचा ऊंचा बोलना और उसको चुप करा देना वक्ती तौर पे, इसको आर्गुमेंट जीतना नहीं कहते। हो सकता है वो बंदा इसलिए चुप हो गया हो कि वो सोचता हो कि यार ये क्या बेवकूफ़ आदमी, मैं इससे क्या बात करूँ। इवेंचुअली ये आपकी हार है, ये आपकी जीत नहीं है। आर्गुमेंट जीतना इसको कहते हैं जब आप लॉजिक से और अपनी दानिशवरी से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जिसकी वजह से वो बहस होती है और उसके सल्यूशन की तरफ जाए। जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, समझ लें आप आर्गुमेंट जीत गए। ये है डेफिनेशन आर्गुमेंट जीतने की। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें। यहाँ पे आता है हमारा वो एक गोल्डन रूल जिसके ऊपर मेरी सारी वीडियो बेस करती है कि आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और वो गोल्डन रूल है सुनने से। जब भी आप किसी के साथ बहस में उलझ जाए तो आपने उस बंदे को सुनना है। याद रखें, ये एक्सरसाइज करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो मेन ग्रीवियंस हो आप उसके ऊपर ही बहस कर रहे हो। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जो असल इशू होता है वो नीचे कहीं बैठा होता है और उसके ऊपर वाली बातों के ऊपर लोग बहस करते रहते हैं और घंटों बहस करते रहते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और अगले दिन फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको यही नहीं पता लगता कि मेन इशू है कहाँ पे। जब आप अगले बंदे को सुनेंगे तो उसके दो फायदे होंगे। नंबर वन, उस बंदे के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी। जब उसके अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी तो अब आपकी डिबेट का टेम्परेचर भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, और जब आपकी डिबेट का टेम्परेचर नीचे आएगा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको ज़्यादा आसानी से समझा पाएंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप जब उसको सुनेंगे, बोलते बोलते वो आपको मेन ग्रीवियंस लाजमी बताएगा, और जिस टाइम आपको वो मेन ग्रीवियंस, मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, अब आपने अपनी सारी बहस उसके गिर्द ही करनी है। अब वो बंदा आपको सुन भी रहा है और क्योंकि जो उसका मेन इशू है अब आप उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, उसके ऊपर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए आर्गुमेंट जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब तक आप मेन इशू को हिट नहीं करेंगे आप आर्गुमेंट नहीं जीत सकते। बहस दर बहस दोनों में होती रहेगी और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और यही होता है अक्सर। सो अगले बंदे को सुनना शुरू करें, उसको बोलने दें, उसको एग्जॉस्ट करने दें, इस हद तक एग्जॉस्ट करने दें कि वो अपने सारे अंदर का गुबार बाहर निकाल के आपके सामने रख दे, और फिर आप उसमें से सेलेक्ट करें कि मेन इशू तो ये है, ऊपर वाली चीज़ें जिन पे हम बहस करते रहे वो तो मेन इशू है ही नहीं। और ये सब आप अचीव कर पाएंगे जब आप अगले को सुनेंगे। इसी गोल्डन रूल को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक बहुत बड़े केस को सॉल्व किया था। अब मैं आपको ये केस सॉल्व बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा। मेरे क्लाइंट हैं, उनकी एक 11 कनाल जगह थी, उन्होंने एक स्कूल को वो किराए पर दी हुई थी। 20 साल से वो स्कूल वहाँ पे ऑपरेट कर रहा था और सब कुछ बड़ा ठीक चल रहा था। मेरे क्लाइंट का इरादा हुआ कि उस जगह को बेचते हैं। उन्होंने स्कूल को नोटिस भेजा कि हम इस जगह को बेच रहे हैं, तो आप इसको खाली कर दें। एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि 2 महीने का नोटिस दें और जगह खाली करवा सकते हैं। उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा जी कि हम तो इस जगह को खाली नहीं करेंगे। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, हमारे पास यही ऑप्शन थी कि हम कोर्ट में जाते। हम कोर्ट में चले गए, हमने उनके ऊपर केस कर दिया।
अब जब वो कोर्ट में आए तो उनके वकील ने स्टांस लिया कि जी तो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये तो किसी और कोर्ट में चला था। मतलब टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया। अब मेरे क्लाइंट का प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने उस जगह को बेचना था, उनको पैसों की ज़रूरत थी, सो वो चाहते थे कि इसको जितनी जल्दी रिजॉल्व किया जा सके करें। अब कोर्ट का प्रोसीजर तो हमें पता था कि अगर हम एक अदालत से जीत भी जाएंगे तो दूसरी अदालत में अपील होगी, फिर तीसरी अदालत में अपील होगी, तो इसको तो 3-4 साल लग जाएंगे। लेकिन मेरे क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं था, सो हमें इस मैटर को एक ऐसे सोल्यूशन पे पहुंचाना था जहां पे ये जो हमारी बहस चल रही थी खाली करो ना करो, इसको रिजॉल्व करना था। अब यहाँ पे अप्लाई किया मैंने उस गोल्डन रूल को। ये तो मुझे पता था कि वो भी एक रिनाउंड स्कूल है, कोई कब्ज़ा माफिया तो है नहीं, कोई लैंड ग्रैबर तो है नहीं जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठ गया। इस बात का हमें इल्म था, लेकिन वजह क्या थी, वो क्यों नहीं खाली करना चाह रहे थे, इस बात तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। जब केस आर्गूमेंट्स की स्टेज पे आया तो उनके वकील ने जब बहस करना शुरू की तो हम चुप करके सुनते रहे। हमने किसी स्टेज पे भी उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, बिकॉज हम चाहते थे कि वो अपना सारा डिफेंस जो भी आर्गूमेंट्स है उसको एग्जॉस्ट कर लें। उन्होंने एक पॉइंट ऐसा बोला कि जी हमारे पास तो कोई ऑल्टरनेट जगह ही नहीं है और हमें फाइनेंशियल लॉस बड़ा होता है। बस यही था वो टर्निंग पॉइंट मेरे और मेरी टीम के लिए। यहाँ तक मैं ये तो समझ गया था कि इनका मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास कोई ऑल्टरनेट जगह नहीं है। मैं अपने क्लाइंट के पास गया, मैंने उनको बताया कि जी इनका मेन इशू मुझे ये लगता है। उन्होंने कहा आप इनसे कंफर्म करें। जब हमने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि यस हमारा यही प्रॉब्लम है। तो फिर क्या था, दोनों पार्टी से बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। हमने उनको एक ऑल्टरनेट जगह अरेंज कर दी जो उन्होंने पैसे देके खरीद ली, और इस तरह ये दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंच गई। अब इमेजिन करें अगर मैं उनके साथ उस टेक्निकल बहस के अंदर उलझा रहता तो 4-5 साल से पहले इस केस को रिजॉल्व नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि हमें अर्जेंसी थी और इसको जल्दी ख़त्म करना था तो हमें इसको एक कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंचाना था। और उस कॉम्प्रोमाइज़ की स्टेज पे मैं कैसे पहुंच पाया, सिर्फ सुनने से। जब मामला सेटल हो गया, मेरा क्लाइंट भी खुश, वो भी खुश। अपने ओपोनेंट को सुने, उसको उसके आर्गूमेंट्स एग्जॉस्ट करने दें, क्योंकि जब वो अपने सारे आर्गूमेंट्स एग्जॉस्ट कर देगा ना, तब आपके पास सारी पिक्चर शीशे की तरह क्लियर हो जाएगी कि इसका मेन इशू एक्चुअली है क्या। फिर जब आप उस मेन इशू को एड्रेस करेंगे ना, तो आप किसी भी प्रॉब्लम का बड़े आराम से सोल्यूशन निकाल लेंगे। इन शॉर्ट आप उस आर्ग्यूमेंट को जीत जाएंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी आर्ग्यूमेंट का मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि आपने उसका सोल्यूशन निकालना है, उसको लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सो जब आर्ग्यूमेंट का सोल्यूशन निकाल लें तो समझ जाएं आप आर्ग्यूमेंट जीत चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल को डेली 10 मिनट देने से मैं आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप कर दूंगा जो कि आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या अदरवाइज़ बहुत हेल्प करेंगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।